बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 12वीं की जो वितान पुस्तक है, उस पुस्तक से पाठ है अतीत में दबे पांव। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और अक्सर बच्चे इसको समझने में परेशान होते हैं, उनको ये पाठ बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वही जो आप छठी सातवीं से मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ते आए हो, उसी के बारे में बताया गया। ओम थानवी के द्वारा लिखा गया ये पाठ है। तो मैंने इसके मुख्य बिंदु ब्लैक बोर्ड पर लिख लिए हैं और हम इसको एक बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से करेंगे ताकि आपको ये पाठ आसानी से समझ में आ जाए। आप वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से सुने तो आपको पाठ को समझने में कोई भी समस्या नहीं है। हम बीच बीच में जो इसके प्रश्नोत्तर है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल शुरुआत से हम पाठ करते हैं। तो आप ये मानिए कि लेखक एक यात्रा पर गए हैं, यहाँ वो घूमे हैं और उन्होंने उसी का वर्णन किया है, कैसा उनको अनुभव हुआ वही यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, लेखक पहुंचते हैं जो बौद्ध स्तूप है, सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदाड़ो जो संस्कृति है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता है और उस समय ये सभ्यता की केंद्र बिंदु थी, एक तरह से राजधानी मान लीजिए उसको। और उस समय इसकी आबादी 85,000 के आसपास थी, यानी कि आज का महानगर जिसको हम कह सकते थे। इस तरह सिंधु घाटी और ये मोहनजोदाड़ो थी। बहुत ही प्रसिद्ध थे दोनों नगर और उन्हीं के बारे में इस पाठ में बताया है। इससे 5 किलोमीटर की दूरी पर ही सिंधु नदी बहती थी, उसी का वर्णन यहाँ पर किया है। लेखक सबसे पहले गए हैं बौद्ध स्तूप। बहुत ही प्रसिद्ध है, ये 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था और लेखक जब वहां जाते हैं तो अपलक उस दृश्य को देखते ही रहते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन। लेखक के अनुसार कि यात्रा होती है अपने पैरों से चलना, देखना, घूमना, वही वास्तव में यात्रा कहलाती है। और सुनना या वृत्त चित्र देखना, ये सब वो महसूस नहीं होता जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेखक ने वहां का दृश्य देखा, बहुत ही सुंदर लगता है। सबसे पहले 1922 में जो राखालदास जी हैं वो गए थे वहां पर। उन्होंने इसके बारे में खोजबीन करने का प्रयास किया था और जब वहां पर खुदाई की गई तो वहां से हमें पता चला दो इन सभ्यताओं के बारे में। राखालदास जी के द्वारा जब खुदाई करवाई गई तो वो तो बौद्ध स्तूप के बारे में ही खोजबीन कर रहे थे, लेकिन खुदाई करते करते हमारे सामने ये महान जो सभ्यता थी उसके सबूत मिले, हमें प्रमाण मिले, जिससे हमें उसकी जानकारी प्राप्त हुई। तो बौद्ध स्तूप के बारे में बताते ये एक गढ़ था वहां का, कहते ना, वहीं से शायद हम लोगों ने सीखा है कि मुख्य जो नगर होता है वो उसमें क्या क्या बनना चाहिए। जो बौद्ध स्तूप था ये 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था, कच्ची पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था और बहुत ही सुंदर था। अब तो वो खंडहर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसको देखकर बहुत ही सुंदर लग रहा था लेखक। अब लेखक ने एक विशेष बात वहां पर देखी है कि वैसे तो ये सभ्यता मैदानी सभ्यता थी, पहाड़ी और मैदानी, आप समझते ना, मैदानी सभ्यता थी, लेकिन इन नगरों को कृत्रिम टीले बनाए गए थे। कच्ची पक्की ईंटों से मिलाकर टीले बनाए गए हैं और उन टीलों पर नगर बसाया गया। तो ये नगर योजना की एक अनूठी मिसाल है, क्योंकि पास में सिंधु नदी बहती थी, तो बाढ़ आए और उसके पानी जो नगर में ना आ जाए, शहर में ना आ जाए, उससे बचने के लिए उस नगर को पहले ही कच्ची पक्की ईंटों के द्वारा कृत्रिम टीले बनाए गए और टीलों पर नगर बसाया गया। तो ये कृत्रिम टीलों पर बसाया गया। इसका वास्तव में एक अर्थ भी मैं आपको बताना चाहूंगी। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। आपका 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, अगर 1 नंबर का वैसे आता नहीं है वितान से, लेकिन कई बार आ भी जाए तो मुर्दों का टीला इसका अर्थ होता है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप को देखने के बाद लेखक आगे बढ़ते हैं, उसकी चारदीवारी को लांघ के आगे बढ़ते हैं और वहां के मौसम के बारे में बताते हैं। जाड़े का मौसम था, लेकिन धूप बहुत कड़क थी। लेखक वहां के मौसम और वहां के इलाके की तुलना करते हैं, राजस्थान के जैसा दिखाई देता है कि जिस प्रकार राजस्थान में रेत के टीले होते हैं, यहाँ पर हरियाली थी, धूप वैसी थी, कड़क धूप थी। हाँ, एक अंतर था यहाँ की धूप में और राजस्थान की धूप में। जो राजस्थान की धूप है वो पारदर्शी धूप होती थी,
लेकिन यहाँ की धूप चुंधियाती धूप थी। लेखक के अनुसार जब वो वहाँ के जो चित्र ले रहे थे अपने कैमरे से, तो चौंधा इतना अधिक था कि उनको फोटो खींचने के बाद हर बार चेक करना पड़ता था, पुर्जे कुछ सेट करने पड़ते थे कैमरे के कि फोटो सही से आ जाए। लेखक को इसका भी फायदा लगा कि चलो इसके बहाने वो जो तस्वीरें हमारे जेहन में बहुत अच्छी तरह से उतर गई थी। वहां से होते हुए वहां के बारे में बताया, इलाका और मौसम राजस्थान जैसा दिखाई दे रहा था। उसके बाद चले हैं, लेखक आगे बढ़ते हुए कहते हैं वहां की जो नगर योजना थी बहुत ही अनूठी थी। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, कच्चे पक्के ईंटों के द्वारा टीलों पर बसाया गया था और सड़कें या तो सीधी थी या आड़ी थी, जिनको आजकल हम ग्रिड प्लान कहते हैं, जो कि सेक्टर मार्का जैसी सेक्टरों में हमें देखने को मिलती है। वो सड़कें आज से 5000 साल पहले हमारे जो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता में वहां पर उनका इस्तेमाल किया गया। यानी कि घुमावदार सड़कें नहीं थी, या तो सीधी थी सड़कें या आड़ी थी, उसको हम ग्रिड प्लान भी बोलते हैं। उसी के अनुसार सड़कें वहां पर बनाई गई थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना थी शहर बसाने की, जो आज से 5000 साल पहले उन्होंने इस्तेमाल की थी। उसके बाद लेखक बताते हैं महाकुंड के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये, इसके बारे में आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। वहां पर लेखक को एक महाकुंड देखने को मिला, जो कि जैसा कि हमारे यहाँ पर जो पवित्र स्थान होते हैं, पवित्र दिन होते हैं, उन पर स्नान आदि किया जाता है। जैसे कुरुक्षेत्र में हम लोग धार्मिक अवसरों पर स्नान करने जाते हैं, इसी तरह का कुछ आयोजन वहां पर होता था। किसी धार्मिक अनुष्ठान पर स्नान आदि होता होगा, तो वहां पर उन्होंने देखा एक महाकुंड। महाकुंड की लंबाई 40 फुट, चौड़ाई 25 फुट और उसकी गहराई 7 फुट थी। उसकी तलहटी पक्की थी, चिरोड़ी और चूने के द्वारा उसको पक्का किया गया था, दीवारों को भी पक्का किया गया था, ताकि बाहर का गंदा पानी रिसकर उस तालाब में ना आ सके। और तालाब से पानी बाहर जाने के लिए भी रास्ता बनाया गया था, नाली बनाई गई थी और नाली को पक्की ईंटों के द्वारा ढका गया था। ढकी हुई नालियां थी उस समय में। और वहीं पर पास में एक दोहरी देहरी का कुआं था, उसको भी धार्मिक अनुष्ठान से जोड़ा जा रहा है कि उस कुएं से उस स्नानागार में पानी भरा जाता होगा। और जो हमारा ये महाकुंड है, इसमें उत्तर और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियां बनी हुई थी और उत्तर दिशा में 8 स्नान घर बने हुए थे 2 पंक्तियों में, और किसी भी स्नान घर का मुंह आमने सामने नहीं था, जो कि वास्तुशास्त्र के लिए आजकल बहुत ज्यादा महत्व देता है। क्योंकि ये जो वास्तुकला पहले भी मानी जाती थी कि 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर बने हुए थे और किसी भी स्नान घर का मुंह आमने सामने नहीं था। 3 तरफ साधुओं के कक्ष बनाए गए थे। तो ये तो था हमारा महाकुंड। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से करेंगे। वहां से चलते हुए फिर लेखक आगे बढ़ते हैं। वहां उनको वहीं दूसरी तरफ कोठार दिखाई देते हैं। कोठार यानी कि भंडार घर। वहां पर 9 चौकियां थी, 3 पंक्तियों में 9 चौकियां बनी हुई थी, उसमें कोठार बने हुए थे, उनमें खिड़कियां बनी हुई थी, जालीदार खिड़कियां बनी हुई थी। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पर अनाज का भंडारण किया जाता होगा, जो कर के रूप में वसूला जाता होगा, उसको वहां पर जमा कर दिया जाता होगा। और उनके सामने से चौड़ी सड़क थी और बैलगाड़ियों के भी सबूत वहां पर मिलते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि वो लोग खेतीहर थे। खेतीहर मतलब खेती बाड़ी करने वाले, क्योंकि सिंधु घाटी और के सभ्यता के जो लोग थे उनके बारे में शुरू में ऐसा माना जाता था कि वो व्यापारी थे और अनाज वगैरह नहीं उगाते थे, अनाज वो आयात करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर खेतीबाड़ी के सबूत मिले हैं, भंडार घर मिले हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो खेतीबाड़ी करते थे। जो सरसों, चना, इनके बीज मिले हैं, तो इससे साबित होता है कि वो खेतीबाड़ी करते थे, चना आदि उगाते थे। तो इससे ये लगता है कि वो सभ्यता उस समय में तर सभ्यता थी। तर सभ्यता मतलब पानी की तरफ से समृद्ध थी, पानी की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे पानी का जो वो दर्जा नीचे गिरता गया, पानी खत्म होता गया और वो सूखे की ओर जाती गई। और वहां के जो लोग हैं उनके और भी खेतीबाड़ी के सबूत मिले हैं। खरबूजे, खजूर, अंगूर, बेर, ऐसी चीजें भी उनके यहाँ उगाई जाती थी। कपास भी उगाया जाता था।
हालांकि कपास के बीज उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन वहां पर सूती कपड़ा मिला। अब सूती कपड़ा मिला है तो इससे ये साबित होता हुआ कपास उगाया जाता था। और वो सूती कपड़ा भी बहुत ही अच्छे वाला सूती कपड़ा जो जॉर्डन का कपड़ा माना जाता है। वहां पर रंगाई का कारखाना भी मिला है, जिससे पता लगता था कि कपड़े को रंगा भी जाता था। इसी के साथ वहां एक बहुत लंबी इमारत मिली है, जिसमें एक दालान है, 3 तरफ बरामदे थे। तो उसको ही ऐसा माना जाता कि वो कोई धार्मिक अनुष्ठान के लिए उसका वहां पर इकट्ठे होते होंगे सभी लोग। एक वहां पर बहुत बड़ा घर मिला है, 20 खंभों वाला हॉल था, जिसके अंदर बहुत बड़ा कमरा था। उसके बारे में ऐसा माना जाता है या तो वो सचिवालय होगा, या किसी सभा आदि के लिए वहां पर आयोजन होता होगा, या फिर उसको सामुदायिक केंद्र होगा, किसी पर्व के दौरान वहां पर सभी एकत्रित होते होंगे। तो ये सब इमारतें वहां पर मिली। अब वहां की एक चीज अनोखी लेखक को लगती है कि जो पूर्व दिशा थी, उस दिशा की तरफ नगर नीचाई की ओर जाता जा रहा था। मतलब जो टीले थे वो नीचे होते जाते, छोटे होते जाते, और कहीं कहीं तो बिल्कुल जमीन से ही मिल गए थे। मतलब पूरब की ओर नीचा नगर, नीचा यानी कि गरीब लोग। आज के युग में ये उल्टा हो रहा है, पूरब की तरफ अमीर होते हैं और वहां पर पूरब दिशा में जो लोग बसे हुए थे वो गरीब लोग होते थे। यहाँ ये चीज लेखक ने महसूस की है। लेखक ने वहां पर एक सड़क देखी है जो 33 फुट चौड़ी थी, जो कि पूरे शहर को नापती थी। उस पर 2 बैलगाड़ियां आराम से आ जा सकती थी। अब वो सड़क टूट चुकी थी, सिर्फ आधा मील ही बची थी। उस सड़क के बारे में लेखक बताते हैं, उस सड़क के दोनों ओर घर बने हुए थे। लेकिन उनकी एक विशेषता बताई है लेखक ने कि किसी भी घर का मुंह सड़क की ओर नहीं था। जो सड़क के दोनों तरफ घर बने हुए थे उनकी पीठ थी, मुंह दूसरी तरफ था, सड़क की तरफ घरों की पीठ थी। जो कि हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पता लगता है कि जो आज से 50 साल पहले कार्बुजिए ने जो चंडीगढ़ की नगर योजना की है, उससे मिलती जुलती है। चंडीगढ़ में भी आप जाओगे, जो सड़कें हैं उनके दोनों तरफ घर होंगे, लेकिन घरों की पीठ होती है सड़क की तरफ। अगर आपको किसी के घर जाना है तो उस मुख्य सड़क से पहले आप गली से जाएंगे, गली से होते हुए मुख्य घर द्वार, और फिर उनके घर में प्रवेश करेंगे। तो क्या हम ये माने कि कार्बुजिए ने ये जो नगर योजना की है वो सीख कहाँ से ली है? सिंधु घाटी की सभ्यता से, जो कि 5000 साल पहले बन चुकी थी। ये तो अभी 50 वर्ष पहले ही बसा है चंडीगढ़ शहर, जिसमें इतनी अच्छी योजना बनाई गई है। लेकिन उन लोगों ने तो आज से 5000 साल पहले ही इस तरह का नगर निर्माण किया था। और सबसे बड़ी बात है वहां की जल निकासी के बारे में, जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। जल निकासी इतनी बेजोड़ थी जो आज के युग में भी नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत थे वो लोग। हर घर में एक स्नान घर होता था। स्नान घर से होते हुए घर का गंदा पानी, मैला पानी नाली के द्वारा बाहर जाता था। नाली पक्की ईंटों के द्वारा ढकी हुई होती थी। वो नालियां जाती थी बाहर, एक हौद में मिलती थी। हौद से और सारे गांव की, शहर की नालियां मिलती थी जो गंदे पानी को बाहर तक ले जाती थी। इससे ये साबित होता है कि वहां के लोग स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत सचेत थे, स्वच्छता के प्रति बहुत सचेत थे। आज भी आप देखेंगे, आपको गांव में बहुत सारी खुली नालियां मिल जाएंगी जो ढकी हुई नहीं है, गंदा पानी बह रहा है। लेकिन आज से 5000 साल पहले की जो संस्कृति है, उसकी जल निकासी इतनी बेजोड़ थी कि नालियां ढकी हुई है और पानी कहीं भी बाहर नहीं जाता था। कहीं कहीं ऐसा होता था कि नालियां खुली मिल जाती थी या अनगढ़ पत्थरों के द्वारा उसको ढका गया था। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे कि जो हड़प्पा संस्कृति है, सबसे पहली ज्ञात संस्कृति है। ज्ञात मतलब जानकारी में अब तक की ऐसी पहली संस्कृति है जिसने कुओं का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया। आपको जानकर हैरानी होगी, वहां पर 700 कुएं प्राप्त हुए। सिंधु घाटी और हड़प्पा संस्कृति में 700 कुएं प्राप्त हुए, जो वहां से जल संस्कृति की ओर जाता है। आपका अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्या ये सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि 700 कुएं वहां पर मिले हैं जिनसे जल लेकर सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नदियां, नालियों का प्रबंध,
स्नानागार, इन सब के आधार पर तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, इसको आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि क्या हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। वहां पर घर लगभग एक जैसे बने होते, आकार लगभग सबका एक जैसा होता था, छोटे बड़े होते थे लेकिन बनावट लगभग एक जैसी होती थी। नीचे की जो इमारतें हैं उनमें बहुमंजिला भी थे, लेकिन उसके हमें स्पष्ट प्रमाण देखने को नहीं मिले। दीवारें मोटी होती थी, ईंटों का अनुपात भी 1:2:4 था, मतलब इस तरह की ईंटें, बराबर आकार की ईंटें होती थी। और नीचे के जो मकान होते थे उसमें एक विशेष बात लेखक ने ये देखी है कि खिड़कियां नहीं होती थी। अंदर की तरफ जो बरामदे होते थे उसमें तो खिड़कियां होती थी, बाहर की तरफ खिड़कियां नहीं होती थी। और दूसरी बात एक है कि छोटे घरों में तो छोटे कमरे समझ में आते हैं, लेकिन बड़े घरों में भी छोटे छोटे कमरे थे, एक ही आकार के कमरे थे, सब में स्नान घर होता था। तो ऐसा माना जाता है कि जो नीचे के जो मंजिल होती थी वो कामगारों के लिए नियुक्त की जाती थी, जो मजदूर वर्ग होता था उनके रहने के लिए थी, और ऊपर जो बड़े लोग रहते थे। ऐसे सीढ़ियां कहीं नहीं मिली है, लेकिन ऊपर की मंजिल के प्रमाण मिलते हैं। जो मोटी दीवारें होती थी उसमें उसका मिला है, छेद मिले हैं, जिससे लगता है कि एक मंजिल और थी ऊपर। इससे पता लगता है कि ऊपर भी लोग रहते होंगे, अलग अलग रहते होंगे। उसके बाद लेखक को वहाँ एक याजक नरेश की मूर्ति मिली है, बहुत ही प्रसिद्ध, दुशाला उड़ो है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। बहुत छोटी छोटी मूर्तियां हैं वो, उनके बारे में लेखक ने बताया है। और सबसे बड़ा वहाँ एक रंगरेज कारखाना मिला है, रंगरेज जो कपड़ों का रंगने का काम करता है वो कारखाना मिला है। एक विशेष बात लेखक ने वहां देखी है कि वहां कुओं को छोड़कर बाकी सब कुछ या तो चौकोर था या आयताकार था। चाहे वो घर है, चाहे वो चौपड़ की गोटियां हैं, चाहे वो कुछ भी है, माप तोल का बाट है, जो भी चीजें वो सब या तो चौकोर है या आयताकार है। सिर्फ एक कुओं का आकार गोल था, बाकी सब या तो चौकोर थे या आयताकार थे। अब लेखक ने एक और चीज वहां पर देखी है कि वहां के जो घर थे, घरों के जो दरवाजे थे और घरों की जो खिड़कियां थी उन पर छज्जे नहीं थे। छज्जे आपने देखा होगा कि जो गर्म इलाके होते हैं उनके खिड़कियों के ऊपर छज्जे बनाए जाते हैं ताकि सीधी धूप अंदर ना आ सके। तो इन्हीं से लेखक अंदाजा लगाते हैं कि इसका मतलब वहां पर गर्मी इतनी नहीं पड़ती होगी, बारिश आती होगी, क्योंकि वहां पर कोई नदी का सबूत नहीं मिला है, तो खेतों की सिंचाई बारिश के द्वारा की जाती होगी। फिर लेखक को मोहरे ठप्पे ध्यान आते हैं, वहां पर हाथी और ये इस तरह के जो जानवर है, जंगली जानवर है, इसका मतलब वहां जंगल भी होते थे। तो लेखक इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि उस वक्त इतनी गर्मी नहीं होती होगी जितनी अब हो रही है वहां पर गर्मी, क्योंकि छज्जों से ही अंदाजा लगाते हैं कि वहां पर गर्मी नहीं होती होगी। और धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे गिरता गया और ये सभ्यता नष्ट होती गई। ये देखने के बाद लेखक बताते हैं वहां जहां वो घूम रहे थे खुला जैसे था, सिर्फ छत नहीं थी। आज भी ऐसा महसूस होता था कि मानो हम किसी के घर में घुस रहे हैं, रसोई से गंध आ रही है, महक आ रही है मसालों की। हम एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर ऐसे जा रहे थे सीधे। हमें दूसरे घर में जाने के लिए मतलब मुख्य द्वार से होके दूसरे द्वार तक नहीं जाना पड़ता था। लेखक को वो सब देख के याद आती है राजस्थान के गाँव की। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि लेखक जब उन खंडहरों में घूम रहे थे तो उनको उस वक्त याद आती है जैसलमेर का एक गांव है कुलधरा गांव, पीले पत्थरों से बना हुआ शहर गांव है। उसके बारे में बताते लेखक के वो गांव में ऐसा था कि वहां के जो गांव के मुखिया थे उससे गांव के लोगों की अनबन हो गई, और अनबन होने के कारण जो स्वाभिमानी गांव के लोग थे उन सब ने मिलकर एक फैसला लिया। उन्होंने रातों रात उस गांव को छोड़ दिया, अपना कीमती सामान था वो सब उन्होंने लिया और गांव को छोड़कर रातों रात वो निकल गए। अब जैसे गांव खाली हुआ, पता लगा तो लोगों ने माल असबाब सब लूट लिया। कोई खिड़की उतार ले गया, कोई जंगले उतार ले गया, किसी ने दरवाजे, इस तरह मतलब उनको उतार ले। दीवारें आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है। उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे कोई सुबह गया और शाम को वापस आएगा। तो वही दृश्य लेखक को यहाँ इन खंडहरों को देखकर याद आता है कि कुलधरा के
जो गांव के खंडहर है वो भी इसी तरह का आभास उनमें मिलता है। और सबसे बड़ी बात, लेखक को उनके जो गाइड है जो उन्होंने लिए थे वो बताते हैं कि अभी अजायब घर तो हमने देखा ही नहीं। अजायब घर यानी कि संग्रहालय, म्यूजियम जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर ऐतिहासिक चीजों का संग्रहण किया जाता है उनको याद रखने के लिए, वहीं पर अजायब घर था। तो लेखक वहां जाते हैं अजायब घर देखने के लिए। एक छोटे से स्कूल की इमारत जैसा ही लगता है, और वहां पर जो व्यक्ति नियुक्त है उसका नाम अली नवाज है। वहां देखते हैं तो कोई 50,000 के आसपास वैसे तो चीजें मिली हैं, लेकिन वहां कम चीजें थी। दिल्ली, लाहौर और कराची के जो संग्रहालय है वहां पर ज्यादा थी, और जो यहाँ का संग्रहालय था वहां पर कम चीजें थी। वहां के जो अली नवाज जो तैनात है वो बताते हैं कि यहाँ पर कुछ सोने के आभूषण भी थे जो खुदाई में मिले थे, लेकिन वो चोरी हो गए। अर्थात वहां पर जो पर्यटक जाते हैं उनमें से ही किसी ने उनको चुरा लिया होगा। तो वो चीजें भी लेखक वहां पर देखते हैं। अजायब घर में यही है, मिट्टी की चक्की है, बैलगाड़ी मिली है, 2 पाटन की चक्की हो गई, मृद भांड मिले हैं, कंघी, आईना, आभूषण, मिट्टी के कंगन, इस तरह की जो चीजें वो सब अजायब घर में रखी हुई थी। दूसरा, लेखक ध्यान से देखते हैं अजायब घर में कि वहां पर औजार तो हैं लेकिन हथियार कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या, वहां कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। औजार तो वहां पर बहुत सारे मिले लेकिन हथियार वहां पर कोई भी नहीं मिला। ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि औजार ना होने, औजार तो मिले लेकिन हथियार नहीं मिले, इसका क्या अर्थ है? अर्थात वहां के लोग हैं उसमें कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, कोई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा नहीं था, फिर भी इतने नियोजित थे वो। एक जैसे घर, पानी की निकासी, सब कुछ इतना बेजोड़ वो कैसे था, उसके बारे में लेखक बताते हैं कि वहां पर जो याजक नरेश की मूर्ति मिली है उसका मुकुट देखोगे ना आप, इतना छोटा पेंच आपको देखने को मिलेगा ही नहीं कहीं। जो वहां नौकाएं मिली है उनकी आकृति तो मिस्र की नौकाओं जैसी है, लेकिन बनावट बहुत छोटी है। मूर्ति मिली है जो वो भी बहुत छोटी है। उससे ये साबित होता है कि उनमें दिखावा नहीं था। लोग अगर आज के अर्थ में हम कहें तो वो लो प्रोफाइल संस्कृति थी, दिखावा नहीं था, लघुता में महत्ता की बात हो रही है। ये भी आपका एक प्रश्न है। लघुता मतलब छोटा करके ही बड़प्पन, छोटे में ही उनका बड़प्पन था, उनमें दिखावा नहीं था किसी तरह का। तो ये सब उनके अनुसार लेखक ने बताया। वहां कोई आडंबरवाद नहीं था, दिखावा नहीं था, कोई तानाशाही नहीं। जिस तरह हम बता दें कोई राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर वो एक समाज पोषित संस्कृति थी। जैसे वहां पर ना तो किसी धर्म विशेष के मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा जिससे पता लगे कि इस धर्म की यहाँ पर सत्ता थी, ना ही वहां पर कोई बड़े बड़े महल मिले हैं जिससे ये साबित हो जाए कि ये उस राजा का। सब एक जैसे, मतलब वो सत्ता कैसी थी, समाज पोषित थी, किसी राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित थी। सभी समाज एक साथ मिलकर वहां पर चलता था। तो ये संस्कृति बहुत ही अच्छी थी। लेखक के अनुसार वहां पर बहुत सारी सुइयां भी मिली है, सोने की सुइयां भी मिली है, 2-3 तो सोने की भी सुइयां थी, तांबे की सुइयां मिली है, हाथी दांत की सुइयां मिली है, 2-3 इंच जिनकी लंबाई होती थी। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि वो बुनाई कढ़ाई के काम आती है, बुनाई कढ़ाई का भी काम किया जाता है। हालांकि किसी जो दरी भी बुनी जाती है इन्हीं सुइयों से बुनी जाती है, तो हो सकता है वो दरी बुनते हो, लेकिन ऐसा कोई हमें प्रमाण नहीं मिला है जहाँ से दरी का कोई प्रमाण मिला हो जिससे वो बुनते हो, और अब मिलेगा भी नहीं क्योंकि खुदाई बंद हो चुकी है। जो सिंधु नदी का पानी है उसका रिसाव बढ़ गया, क्षार लवण जो उस तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए खुदाई को वहीं रोक दिया गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं हमने देखी है, वो अब तक की जो खुदाई हुई है उसमें हमें सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की संस्कृति है, उसके बारे में हमें स्पष्ट प्रमाण मिले। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ को आप बिल्कुल इस तरह समझिए कि आप कोई घूमने गए हैं और उसमें आपने जो कुछ भी देखा है उसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।